चैप्टर का नाम क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये है, इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्त के व्यास के बारे में पढ़ेंगे, अर्धवृत्त पढ़ेंगे, वृत्त का चाप पढ़ेंगे, वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला पढ़ेंगे, फिर त्रिज्यीय खंड पढ़ेंगे, वृत्त खंड पढ़ेंगे। त्रिज्यीय खंड में दो त्रिज्यीय खंड मिलेंगे, एक लघु त्रिज्यीय खंड, एक दीर्घ त्रिज्यीय खंड। तो लघु त्रिज्यीय खंड का फार्मूला निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्यीय खंड ज्ञात करने का फार्मूला निकालेंगे, फिर वृत्त खंड आएगा। तो वृत्त खंड किसे कहेंगे, उसका क्या फार्मूला होगा, लघु वृत्त खंड निकालने का क्या फार्मूला होगा, दीर्घ वृत्त खंड ज्ञात करने का क्या फार्मूला होगा। ये दोनों फार्मूले पे विस्तृत हम चर्चा करेंगे और स्टडी करेंगे। फिलहाल विदाउट शोर किए आप इधर देखें। पहले वृत्त का क्या वृत्त के व्यास का क्या परिभाषा देंगे, आप पढ़े भी हो। मैंने आपको ये भी बताया है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, मैंने रेखा नहीं बोला, मैंने रेखाखंड बोला। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। मैं ये पहले बता चुका हूँ। क्या सुने आप, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। लेकिन अगर वही जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगी तो वो जीवा का नाम क्या पड़ जाएगा, व्यास। यानी वृत्त का व्यास भी एक जीवा ही होती है, लेकिन अगर वह केंद्र से होकर चली जाती है तो उसका नाम व्यास हो जाता है। तो अब ये चीज़ें आप क्लियर समझ रहे होंगे कि वृत्त के केंद्र से होकर जो भी जीवा जाएंगी उन सभी जीवाओं का नाम क्या होगा, व्यास होगा। और व्यास एक ऐसी ये जीवा है जो वृत्त को कंप्लीटली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी दो बराबर भागों में क्या करती है, बांट देती है। इसलिए जब वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देगी तो आधा आधा हो जाएंगे, तो उन आधा वृत्त का नाम होता है अर्धवृत्त। क्या नाम होता है भाई, अर्धवृत्त। तो फिलहाल मैं वृत्त का व्यास का परिभाषा दे रहा हूँ, और वृत्त के व्यास का परिभाषा देने के बाद मैं क्या करूँगा, वृत्त के चाप का परिभाषा दूंगा और फिर चाप की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला निकालेंगे। पहले देख लो वृत्त के व्यास। मैं एक ये वृत्त बना रहा हूं, और ये वृत्त का केंद्र है। आइए वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने के लिए एक रेखाखंड खींच रहे हैं, तो ये जीवा है, और जो ये जीवा है ये इसका नाम जीवा, ये किससे होकर के जा रहा है बाबू, केंद्र से। तो और ये पूरा क्या है, ये वृत्त है। दोबारा सुन लो, ये क्या है, एक वृत्त है, ये क्या है, इसकी जीवा है, और ये वाला पॉइंट क्या है, इसका केंद्र है। तो हम क्या देख रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से ये होकर जाने वाली क्या है, जीवा है, और इसी जीवा का नाम क्या होता है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त के व्यास का परिभाषा क्या निकल गया मेरा, बताओ तो। सिंपल बोलेंगे ऐसे, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। दोबारा सुन लो, मैं क्या बोला हूँ भाई, ऐसे बोले हैं, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास को हमेशा हम डी से लिखते हैं, क्योंकि डी से होता है डायमीटर, और डायमीटर का मतलब होता है व्यास। डायमीटर की शुरुआत डी से होती है, इसलिए हम व्यास को किससे लिखते हैं, डी से। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होंगी ये वृत्त का व्यास होंगी, और व्यास को किससे लिख लेते हैं, डी से। तो अब बोलो ये डी बराबर क्या मिलेगा, ये देखो हम ये भी एक परिभाषा पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र और ये परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं।
तो जब यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r है तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या भी कितना हो जाएगा, r होगा। तो अब बोलो मैं टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछूं तो बोलोगे ये 1r और 1r मिलके क्या होगा, 2r। इसका मतलब वृत्त का जो ये व्यास होगा ये किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। बोलो ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया। यानी ये d बराबर पूछेगा तो यह दूरी और यह दूरी जोड़ देंगे तो ये टोटल दूरी होगा, और टोटल दूरी क्या चीज है, वृत्त का व्यास है। तो ये वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये r, फिर यहाँ से यहाँ तक ये क्या है r, तो ये d बराबर देख लो 1r और 1r मिलके क्या हो गया, 2r। इससे क्या पता चल रहा है कि जो ये वृत्त का व्यास होता है ये त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना। बोलो क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई कहे वृत्त का व्यास किसे कहते हैं तो क्या डेफिनेशन देंगे, बोलो क्या दोगे यार, बोलेंगे वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, और यह त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर लिख लोगे ना। क्या लिखोगे, वृत्त का परिभाषा, सॉरी वृत्त के व्यास का, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, d से, और यह त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना। अब इसके बाद अभी लिखना नहीं है आपको, इससे रिलेटेड और जो चीजें हैं पहले समझ लेना, उसके बाद लिखने हैं। इसमें देख लो वृत्त के व्यास के बाद आता है वृत्त का चाप। वृत्त का चाप ये देख लो, ये वाला आकृति दिख रहा है, दिख रहा है भाई ये वाला। मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि ये बैगनी रंग की किरण है, और बैगनी रंग का ये छाक है, और बैगनी रंग का प्रकाश का परिकिरण बहुत ज़्यादा होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में, जिसके कारण ये दूर जाते जाते फैल जाता है और दिखता ज़्यादा नहीं है। ये क्यों भाई, रेड रहता तो दिखता ना। तो ये देख लो, इसको हम नाम दिए हैं वृत्त की परिधि। क्या नाम पड़ा है बाबू, जो ये लाइनिंग आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है, वृत्त की परिधि। ये परिधि है। अब देखो हम इस परिधि पर कोई 2 बिंदु ले लेते हैं। एक मान लो ये बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है, B। तो जब हम वृत्त के परिधि पर कोई 2 बिंदु लेते हैं तो ये परिधि कितने भागों में बढ़ती है, 2 भाग। 2 इक्वल भागों में नहीं बोला हूं मैं सिर्फ बोला हूं ये कितने भागों में बढ़ती है, 2 भागों में। अगर ऐसे चल के आना है तो इसके एक भाग का नाम क्या है बाबू, AB, तो दूसरे का नाम क्या है, BA। बोलो समझ में आया। एक का नाम क्या है, AB, तो ये दूसरे का नाम क्या है, BA। यानी वृत्त के परिधि पर कोई 2 बिंदु लेने से वह 2 भागों में क्या होता है, बट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है, वृत्त का चाप। हम 2 बिंदु लेंगे तो परिधि कितने भागों में बढ़ जाएगी, 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसमें से प्रत्येक भाग का नाम क्या पड़ जाता है, वृत्त का चाप। अब देख लो, चूंकि ये छोटा वाला भाग है ना, तो इसका नाम पड़ जाता है लघु चाप। क्या नाम पड़ता है, और ये क्या है बाबू, बड़ा वाला भाग है, इसका नाम क्या पड़ता है, दीर्घ चाप। बोलो ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं,
ऐसे ये वृत्त है ना, वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु हम लेते हैं तो वह दो भागों में क्या होता है, बट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है, वृत्त का चाप। दोबारा सुन लो, ये वृत्त है, ये वाली लाइनिंग इसका क्या है, परिधि है, इस पर दो बिंदु लेते हैं तो ये परिधि दो भागों में क्या होती है, बट जाती है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। दोबारा सुन लो, अब इसमें से छोटे वाले भाग का नाम क्या होता है, लघु चाप, और बड़े वाले भाग का नाम क्या होता है, दीर्घ चाप। तो अगर अब हमको परिभाषा देना होगा वृत्त के चाप का तो क्या परिभाषा देंगे, ये सुन लो। बोलेंगे वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु लेने से, दोबारा सुन लो, थोड़ा रोको के यूं, मैं क्या बोला हूं, वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु लेने से वह दो भागों में क्या होता है, बट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु चाप और बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोल सकते हो इतना, क्या बोलोगे आप इसमें? ऐसे वृत्त के परिधि पर कोई दो बिंदु लेने से वह दो भागों में बट जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु चाप और बड़े वाले भाग को क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। अब इसमें कहे कि इन चापों की लंबाई ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है। अरे मेरी बात समझ में, आपको कोई एक एंगल दे देगा और एंगल देने के बाद कहेगा इसके संगत चाप की लंबाई क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का क्या फार्मूला होगा, ये समझ लो। इसके ये संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का क्या फार्मूला होगा। पहले नंबर, जो कोण दिया रहेगा वह कोण बट्टे ये टोटल कोण, यानी θ/360, इस पूरे की लंबाई कितनी होती है, 2πr। तो ये हो जाएगा θ/360 गुणे कितना हो जाएगा, 2πr। अगर हमें कोई एंगल दे दिया हो और कहे इसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इसके संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, θ/360 गुणे 2πr, जहाँ r क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कितना चीजें समझ आ गया, वृत्त का व्यास और वृत्त का चाप। इसके बाद हम समझेंगे त्रिज्यीय खंड। क्या समझेंगे बाबू, त्रिज्यीय खंड। अब देखो ये त्रिज्यीय खंड ज्ञात करने का क्या फार्मूला मिलेगा। पहले ये फार्मूला निकालो, सॉरी कि पहले ये बताओ कि त्रिज्यीय खंड किसे कहते हैं। अगर त्रिज्यीय खंड ज्ञात करने, त्रिज्यीय खंड का डेफिनेशन निकल जाएगा तो हमें त्रिज्यीय खंड का फार्मूला भी निकल जाएगा कि त्रिज्यीय खंड का फार्मूला क्या होता है। ये देख लो, क्योंकि जो हमें ये चाप की लंबाई मिलेगी वह त्रिज्यीय खंड के संगति चाप की लंबाई होगी। आ रहा है मेरी बात समझ में, अकेले नहीं होगा, क्योंकि वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच में चाप मिलेगा और उसी चाप की लंबाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा कोण वाले त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई, ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा कोण वाले त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, θ/360 गुणे क्या होता है, 2πr। अब यह है कि त्रिज्यीय खंड किसे कहते हैं, तो इसको ध्यान से सुनोगे। मैं एक ये वृत्त बना रहा हूं, ये इसका केंद्र O है और ये इसके क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को हम किससे लिख ले रहे हैं, R से। या मैं 20 तो त्रिज्या बनाया हूं, कितना त्रिज्या बनाया हूं, क्या 20 है,
थोड़ा ध्यान दो, यहाँ मैं त्रिज्या कितना बनाया हूँ 2, यहाँ 2 त्रिज्याएं हैं। और इन त्रिज्या के संगत ये चाप है। संगत का मतलब इसके साथ लगा हुआ है। ये संगत चाप है और संगत चाप द्वारा ये घेरा हुआ क्या है बाबू? खंड है। इसी खंड का नाम क्या है? त्रिज्यीय खंड। तो बोलो, ये ऊपर वाला भी तो ये 2 त्रिज्या और इसके संगत चाप द्वारा ये भी तो घिरा हुआ खंड है, तो ये भी त्रिज्या खंड है। अब छोटा वाला खंड है तो इसका नाम लघु त्रिज्यीय खंड है, और ये बड़ा वाला खंड है तो इसका नाम क्या है? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। बोलो, समझ में आया? तो अब हमको त्रिज्यीय खंड का परिभाषा देना होगा, तो क्या बोलेंगे? अब देखो, जिसमें से ये छोटे वाले खंड है, इसमें 2 खंड बनेंगे, एक छोटे वाले खंड बनेंगे और दूसरा क्या बनेंगे? बड़े वाले खंड। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा बाबू? लघु त्रिज्यीय खंड पड़ेगा, और इसका नाम क्या पड़ जाएगा? दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ऐसे पड़ेगा ना भाई? तो याद रखना ये। अब परिभाषा देने जा रहे हैं हम त्रिज्यीय खंड का। क्या परिभाषा देंगे ये देख लो। बोलेंगे वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं, क्या इतना बोल सकते हो भाई? क्या बोलेंगे हम? वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं और उनके संगत चापों के द्वारा घिरे हुए खंड को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। दोबारा सुन लो, क्या डेफिनेशन देंगे हम? वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं और उनके संगत चापों के द्वारा घिरे हुए खंड को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। दोबारा सुन लो, वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं और उनके संगत चापों के द्वारा घिरे हुए खंड को त्रिज्यीय खंड कहते हैं, जिसमें से छोटे वाले खंड को लघु त्रिज्यीय खंड और बड़े वाले खंड को दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहते हैं। बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ भाई? इसमें कोई प्रॉब्लम है? वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं और उनके संगत चापों के द्वारा घिरे हुए खंड को त्रिज्यीय खंड कहते हैं, जिसमें से छोटे वाले खंड को लघु त्रिज्यीय खंड और बड़े वाले खंड को दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहते हैं। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब देखो, त्रिज्यीय खंड, लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का लघु त्रिज्यीय खंड और दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फार्मूला होता है? इसमें देखो, पहले आप बोलो, इतना परिभाषा लिख लोगे या नहीं लिख पाओगे? हो जाएगा भाई। वृत्त के व्यास का क्या परिभाषा दोगे? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, और इसे d से प्रदर्शित करते हैं, और त्रिज्या का 2 गुना होता है। इसके बाद वृत्त के चाप का परिभाषा क्या देंगे? बोलो तो, बोलो। अरे यार, बोलेंगे ऐसे, वृत्त के परिधि पर कोई 2 बिंदु लेने से वह 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसमें से प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु चाप और बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। और थीटा कोण वाले त्रिज्यीय खंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने का क्या फार्मूला होगा? तो थीटा अपान 360 गुणे 2πr। इसके बाद से आता है त्रिज्यीय खंड। इसका क्या परिभाषा देंगे? वृत्त के किन्हीं 2 त्रिज्याओं और उनके संगत चापों द्वारा घिरे हुए खंड को त्रिज्यीय खंड कहते हैं, जिसमें से छोटे वाले खंड को लघु त्रिज्यीय खंड और बड़े वाले खंड को दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहते हैं। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब ये देख लो, ये लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फार्मूला होगा? इसमें यहाँ लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होंगे?
अगर इनके बीच या कोण कितना बन रहा हो थीटा, तो लिख लेंगे यहाँ थीटा और डिवाइडेड बाय ये टोटल होगा 360। चाप की लंबाई के लिए वृत्त की लंबाई यहाँ लिखे थे, तो इसका क्षेत्रफल के लिए यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा गुणे पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ है कि इस छोटे वाले खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या फार्मूला है, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो सिर्फ इतने का क्षेत्रफल होगा, तो ये तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अगर ये बड़ा वाला का निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, ये अगर ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या निकालोगे, बोलो भाई, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो आप सिंपल है यार, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला क्षेत्रफल निकाल देंगे तो यही ना बस बचेगा यार। ए बोलो यार, तुम्हारे सामने निकल गया। इसका मतलब जब दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा भाई। ए बोलो यार, तो इसका क्या फार्मूला मिलेगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। निकल जाएगा ना यार, क्या निकलेगा बोलो, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा, ये लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यही चीजें लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू पाई आर स्क्वायर, और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये थीटा अपान 360 गुणे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये किसका मान निकल जाएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बोलो ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये सारा डेफिनेशन अपने मन से लिख के फार्मूला लिख लोगे? फिर लिखो। थैंक यू।